गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले 2 दिनों से आपको प्रीलिम्स बूस्टर की वीडियोस नहीं मिल रही होंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बट आप ये जो इसका करंट अफेयर्स है हमारा प्रीलिम्स बूस्टर का, उसकी पीडीएफ को हमने प्रोवाइड करवाई है टेलीग्राम ग्रुप में, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप में से बहुत से लोगों ने डाउनलोड करके पढ़ा भी होगा उसको। बट एनीवे, हम ये प्रीलिम्स बूस्टर की अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, जो हम जैसा पहले करते आए हैं। तो हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं आज क्या है, वो है डिमेंशिया। अब ये डिमेंशिया क्या चीज़ है? डिमेंशिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि डैमेज हो जाते हैं या फिर डेथ हो जाती है ब्रेन सेल्स की। तो आपका ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो हैम्पर हो जाती है, अफेक्ट होने लगती है। ऑलमोस्ट 5 मिलियन, ऑलमोस्ट 50 लाख लोगों को इंडिया में ही डिमेंशिया का इशू होता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर हमारी जो एल्डर पॉपुलेशन है, जो हमारी ओल्डर पीपल हैं, उनको अफेक्ट करता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्डर पीपल को ही अफेक्ट करता है ये जनरली, बट मोस्टली ये ओल्डर लोगों को ही अफेक्ट करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड ये ऑलमोस्ट 50 मिलियन पीपल को डेमेंशिया का इशू है, ठीक है। अब डेमेंशिया को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेफिनेशन दी है कि डेमेंशिया जो है वो ऐसा सिंड्रोम है जिसमें लोगों की मेमोरी की जो पावर है वो डिटेरियोरेट होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, उनकी सोचने की क्षमता कम होने लगेगी, उनका बिहेवियर चेंज होने लगेगा, और वो बेसिक एवरीडे एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करने में सक्षम नहीं रहेंगे, ठीक है। अब अल्जाइमर एक डिसीज़ होती है, आपने नाम सुना होगा, जो कि एक खास कर एक प्रोटीन के कमी की वजह से हमारे ब्रेन में एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, जो उसकी कमी की वजह से अल्जाइमर की एक डिसीज़ हो जाती है हमको। अब वो अल्जाइमर क्या होता है, उसमें भी यही सब होता है कि मेमोरी की एबिलिटी कम हो जाती है। बेसिकली आपके एवरीडे फंक्शन, जो आपकी बॉडी का फंक्शन है, आपको डेली लाइफ में जो परफॉर्म करना होता है वो आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। थिंकिंग अफेक्ट होती है, बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होने लग जाता है, क्योंकि वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो आपकी ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो ये सारे इश्यूज जनरेट होने लगते हैं। तो डिमेंशिया एक ब्रॉड टर्म है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है बहुत बड़ा, उसका एक उसकी एक फॉर्म ऑफ डिसीज़ जो है वो है अल्जाइमर्स, ठीक है। अब क्या जितने भी फॉर्म ऑफ डिमेंशिया होते हैं वो क्योर हो सकते हैं? नहीं, वो क्योर नहीं हो सकते। जैसे डायबिटीज़ कभी क्योर नहीं हो सकता, वो एक तरह से क्रॉनिक डिसीज़ है। तो ये क्योर नहीं हो सकते, पर इनको कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ ऐसी थेरेपीज़ वगैरह बनाई जा रही हैं हमारे साइंटिस्ट्स के द्वारा जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके। उनमें से एक ऐसी थेरेपी है जिसका नाम है कॉग्निटिव सिमुलेशन थेरेपी। अब ये कॉग्निटिव सिमुलेशन थेरेपी क्या है? ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो कि साइकोलॉजिकल लेवल पर और सोशल लेवल पर आपके जो लोग, जो डिमेंशिया से जो पीड़ित लोग हैं, उनको इंटरवेंशन करेगी उसमें, और उनके जो डिमेंशिया की प्रॉब्लम है उसको एटलीस्ट मॉडरेट लेवल पर, ताकि वो बेरेबल लेवल पर लेकर आएगी, ठीक है। ताकि उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, वो नॉर्मल लाइफ जीने में थोड़ा सा सक्षम हो जाएं, ठीक है। तो ये कोई क्योर नहीं है, ये जैसे डायबिटीज़ का भी कोई क्योर नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे ही डेमेंशिया को कंट्रोल करने के लिए ये एक सीएसटी जो है हमारी एक थेरेपी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मालाबार नेवल एक्सरसाइज। अभी आपने न्यूज़ में देखा है कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज चल रही है विशाखापट्टनम में, जिसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नेवी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये 2 फेज़ में होंगी ये वाली मालाबार नेवल एक्सरसाइज। जो फर्स्ट फेज़ है वो अभी चल रहा है, और जो सेकंड फेज़ है वो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में, आई मीन नवंबर में शुरू हो जाएगा, मिड नवंबर में खासकर शुरू हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं मालाबार एक्सरसाइज है क्या। असल में ये मालाबार एक्सरसाइज जो है वो 1992 में इंडिया और यूएस के बीच में शुरू हुई थी, नेवीज़ के बीच में, ये एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइजेज, जिसमें शुरू में तो वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट या फिर कॉम्बैट ऑपरेशंस वगैरह के बात की गई थी। बट धीरे धीरे इसको 2000 के बाद, खासकर 2001 2002 के बाद, इसको में वॉर और गेम्स वगैरह, या जो हमारा मतलब स्ट्रेटजिक एंगल भी डाल दिया गया। शुरुआत डिज़ास्टर मैनेजमेंट और के नाम पर हुई थी कि हम लॉजिस्टिकल सपोर्ट कैसे दे सकते हैं एक दूसरे की नेवी को, लेकिन इसके अंदर बाद में स्ट्रेटजिक एंगल भी दे दिया गया साल 2000 के बाद से, ठीक है। तो ये
अभी जैसा मैंने आपको बताया, इस बार अभी विशाखापट्टनम में हो रही है। जो सेकंड इसका जो फेज़ है वो अरेबियन सी में होगा मिड नवंबर में। और क्योंकि कोविड चल रहा है तो नॉन कॉन्टैक्ट एट सी, मतलब ये नेवीज़ आपस में फिज़िकल कॉन्टैक्ट नहीं करेंगी, दूर दूर से ही ये कम्युनिकेट करके इस एक्सरसाइज को प्लान किया गया है। ठीक है, अब इस बार ये डिफरेंट कैसे है? फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है एक्चुअली। फर्स्ट टाइम किस चीज़ कंटेक्स्ट में? फर्स्ट टाइम कि क्वाड मेंबर्स, जब क्वाड बन गया है तो उसके बनने के बाद पहली बार ये चारों कंट्रीज़, क्वाड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये क्वाड जब प्रॉपरली फॉर्मली लॉन्च हो गया है उसके बाद ये फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज ऐसी हो रही है मालाबार जिसमें ये चारों क्वाड कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, बट क्या पहले इन चारों कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है? यस, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है 2007 के टाइम पर, जब सेकेंड फेज़ ऑफ मालाबार एक्सरसाइज हो रहा था सितंबर 2007 में। तो इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और रादर सिंगापुर की नेवीज़ ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। बट उस टाइम क्या हुआ कि चाइना ने बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ अपोजिशन किया और अब इनके एम्बेसडर वगैरह को बुलाया ऑस्ट्रेलिया के, और बहुत प्रोटेस्ट किया। तो ऑस्ट्रेलिया ने नेक्स्ट ईयर से इसमें पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। और जापान भी इसमें रेगुलर पार्टिसिपेंट उस टाइम पर नहीं था, लेकिन 2015 से जापान ने इसमें रेगुलरली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो बायलैटरल होती थी पहले इंडिया और यूएस के बीच में, वो 2015 के बाद से ट्राइलैटरल, मतलब 3 कंट्रीज़ के बीच में ये होने लग गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है महारानी जिंदन कौर जी। ठीक है, अब ये कौन है? ये हैं महाराजा रंजीत सिंह जी, हमारे जो सिख एम्पायर के लास्ट रूलर थे, जो सबसे पावरफुल रूलर, हमारे लास्ट सबसे पावरफुल रूलर जो सिख सिख एम्पायर के थे, उनकी वाइफ हैं, वाइफ थी ये, और ये यंगेस्ट वाइफ थी उनकी। ठीक है, अब ये जो लास्ट सिख रूलर थे, जो महाराजा रंजीत सिंह के जो सबसे छोटे बेटे थे, जो महारानी जिंदन कौर के बेटे थे महाराजा रंजीत सिंह के थ्रू, वो महाराजा दुलीप सिंह जो थे उनके मदर हैं ये महाराजा महारानी जिंदन कौर जी। ठीक है, अब ये रीजेंट की बात हो रही है कि व्हेन डिड शी बिकम रीजेंट? एक्चुअली क्या हुआ कि जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई उसके बाद उनके जो सक्सेशन में उनके बच्चे आए, उसमें उनके मरने के बाद दो ऐसे सक्सेसिवली उनके दो और बच्चे मर गए। उसके बाद महाराजा दुलीप सिंह की बारी जब आई रूलर बनने की, तो वो सिर्फ 5 साल के थे उस समय। तो अब आप सोच लीजिए 5 साल का किंग कैसे एम्पायर को चला पाएगा? उसके लिए रीजेंट रखा जाता है। रीजेंट मतलब हु विल रूल ऑन बिहाफ ऑफ द किंग। ठीक है, अब अगर किंग जो है वो माइनर हो, अगर एक चाइल्ड हो, तो उसके बिहाफ पर किसी को रूल करने की इजाज़त होती है। वो एक तरह से कोई मिनिस्टर भी हो सकता है या उनका प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। इस केस में वो इनकी मदर थी, वो थी महारानी जिंदन कौर जी। ठीक है, अब वो उनकी रीजेंट बनी और वो सिर्फ रबड़ स्टैम्प की तरह ही काम नहीं कर रही थी, वो प्रॉपरली रिफॉर्म्स लेके आ रही थी और एक्टिवली एक तरह से पार्टिसिपेट कर रही थी गवर्नेंस ऑफ सिख एम्पायर में। ठीक है, तो अब जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, जब दिसंबर 1845 में ब्रिटेन ने इंटरवेन किया सिख एम्पायर में, उन्होंने इन्वेड कर दिया, तो उन्होंने दुलीप सिंह को तो किंग बना कर रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो तो छोटा बच्चे ही हैं, 7 साल के एक बच्चे थे उस टाइम पर वो। लेकिन उन्होंने कहा कि जिंदन कौर जी जो हैं ये तो रीजेंट हैं, लेकिन ये बहुत एक्टिवली किंगडम को चला रही हैं, तो उन्होंने उनको इम्प्रिजन कर दिया। और दुलीप सिंह के नाम पर ब्रिटिश जो है वो अपनी वहाँ पर सिख एम्पायर को चलाने लगे, क्योंकि दुलीप सिंह जी तो सिर्फ 7 साल के बच्चे थे। ठीक है, तो जिंदन कौर को जब उन्होंने अरेस्ट किया तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है लोगों ने प्रोटेस्ट किया होगा, तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पर उनकी जो इमेज है उसको ख़राब करना शुरू किया, उनको प्रोस्टिट्यूट तक कहने शुरू कर दिया, उनको सिडक्ट्रेस कहना शुरू कर दिया। और मेसलिना ऑफ पंजाब, मेसलिना कौन थी? जो कि थर्ड वाइफ ऑफ रोमन एम्परर क्लॉडियस की थी, जो कि बहुत ही लो कैरेक्टर की विमेन थी, तो उससे कंपेयर करना शुरू कर दिया महारानी जिंदन कौर जी को। ठीक है, अब जिंदन कौर जी जो थी उनका ऐसा मानना था कि अगर सारे इंडियन रूलर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो हम ब्रिटिश को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब उनको इम्प्रिजन किया गया, वो प्रिजन से भाग गई और नेपाल में जाके उन्होंने शरण ले ली। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उन्हें शरण दे दी।
और वो वहाँ से ही ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ आंदोलन करने लगी और सिख एम्पायर में ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ आंदोलन करने लगी। ठीक है। अब वो क्या कभी दोबारा अपने बेटे दुलीप सिंह से मिली? यस, वो दुलीप सिंह से कैलकाटा में मिली 1861 में, और उन्होंने उन्हें कन्विंस कर दिया दुलीप सिंह को कि आप जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हो उसको आप छोड़कर सिखिज़्म में वापस आ जाइए। ठीक है। तो जब वो कैलकाटा में उनसे मिली तो उन्होंने उनको ब्रिटेन ने उनको अरेस्ट किया और उनको एग्ज़ाइल में भेज दिया लंदन में। ठीक है। अब वो इन 1863 में, मतलब दुलीप सिंह से मिलने के 2 साल के बाद, वो 1863 में उनकी डेथ हो गई। ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है? क्योंकि इनके अभी कुछ ज्वेलरी की ऑक्शंस चल रही हैं लंदन में, तो ये इसलिए न्यूज़ में आई है महारानी रंजिंदन कौर जी। ठीक है। अब ये नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है 4 फेजेस ऑफ इंडियन मल्टीलेटरलिज्म। अब इंडिया ने अपना जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी किस कंटेक्स्ट में चलाई है जो सिंस इंडिपेंडेंस की, वो कैसे दूसरी कंट्रीज़ के साथ बैलेंस बना कर रखते थे, वो हमारे सी राजा मोहन जी, जो बहुत ही फेमस हमारे एक स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल में इंडियन एक्सप्रेस में इसको लिखा है। तो हम ये देख लेते हैं कि वो कौन से ऐसे 4 फेजेस की बात कर रहे हैं। और ये 4 फेजेस की बात वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वाड की अभी मीटिंग हुई है, तो वो क्वाड की मीटिंग और क्वाड की फॉर्मलाइजेशन को 4th फेज़ ऑफ इंडियन मल्टीलेटरलिज्म कह रहे हैं। ठीक है। तो पहला फेज़ कौन सा था? जब हमारा नेहरूवियन एरा था, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी का जो फेज़ था, जिसमें वो आइडियलिज़म की बात करते थे कि हम पीस की बात करते थे, नॉन अलाइनमेंट की बात करते थे, हम किसी भी ग्रुप के साथ अलाइन नहीं होना चाहते थे। तो वो हमारा फर्स्ट फेज़ था, जो कि बेसिकली हमारे नेहरू जी तक का ये टाइम था। ठीक है। सेकंड फेज़ कब आया? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी आई, तो उन्होंने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को अडॉप्ट किया। और वो ऑर्डर क्या था कि हम नॉन अलाइन रहेंगे और हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के ज़्यादा राइट्स की बात करेंगे, और डेवलप्ड कंट्रीज़ के मतलब हम सेल्फ रिलायंस रखेंगे, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हम सेल्फ रिलायंस बेसिकली हम इंपोर्ट को रोकेंगे, और प्रॉपरली हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो पुश कर रही थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसके फेवर में नहीं थे। ठीक है। तो हम एक तरह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनके थोड़ा सा अगेंस्ट हुए थे उस टाइम पर। ठीक है। तो सेकंड फेज़ हमारा जो था वो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के टाइम पर का एक फ़ेज़ था। ठीक है। थर्ड फेज़ क्या आया कि 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ। अब ये सेकंड फेज़ में तो हमने थोड़ा सा टिल्ट हमारा सोवियत यूनियन की तरफ हुआ था। अब फर्स्ट फेज़ में देखो हम किसी की भी साइड नहीं है। सेकंड फेज़ में हम थोड़ा सा सोवियत यूनियन के तरफ हो गए। अब थर्ड फेज़ में सोवियत यूनियन जब ख़त्म हो गया, कोलैप्स हो गया, और यूएस ही जब मेन पावर बन गया, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, तो हमको उनकी तरफ थोड़ा सा टिल्ट होना पड़ा यूएस की तरफ। और हमें कैपिटलिज्म को, मतलब वॉशिंगटन कंसेंसस के फॉर्म में जो कैपिटलिज्म आया था, मार्केट लेड रिफॉर्म्स आए थे हमारे इंडिया में, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है। तो लेकिन हमें ये भी डर था कि यूएस अब क्योंकि बहुत बड़ी पावर बन चुका है, तो उनका जो स्टांस था हमारे कश्मीर पर या फिर न्यूक्लियर इश्यूज़ पर, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा बैलेंस करना भी ज़रूरी हो गया था यूएस को। उसकी वजह से हमने रशिया और चाइना की तरफ थोड़ा सा टिल्ट दिखाया ताकि हम यूएस को बैलेंस कर सकें। ठीक है। अब फोर्थ फेज़ कौन सा है जो अब शुरू हुआ है हमारा, जब से चाइना थोड़ा असर्टिव हुआ है। तो अब इंडिया ने देखा कि यूएस के साथ हमने कश्मीर और जो हमारे न्यूक्लियर इश्यूज़ थे उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लिया है बिकॉज ऑफ जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट जो थे, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। ठीक है। हमने थोड़े से अपने जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सॉल्व कर लिया था, हमने न्यूक्लियर डील भी कर ली थी उनके साथ। यूएस का जो हमारे क्रिटिसिज्म होता था कश्मीर पर, वो भी अब बहुत सॉफ्ट हो गया था, और धीरे धीरे वो इवन वेन आउट भी होने लग गया था। ठीक है। लेकिन इंडिया को ये रियलाइज़ हुआ कि अब चाइना बहुत असर्टिव हो गया है, हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स विद चाइना जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। इसकी वजह से हमको क्वाड की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ रही है और बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ रही है चाइना को। ठीक है। तो क्वाड को हमने फॉर्म किया है, और एक बैलेंस ऑफ पावर एशिया में बनाने के लिए क्वाड का आना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था।
तो अब इस टाइम पर दिल्ली इंडिया की, मतलब ये दिल्ली जो है ये इंडिया के कंटेक्स्ट में लिखा है, तो इंडिया की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो भी इम्प्रूव हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ माहौल है, यूएस और चाइना की भी राइवलरी बन रही है। तो इस कंटेक्स्ट में क्वाड का आना एक तरह से लाजमी हो गया था। तो ये फोर्थ फेज़ की बात सी राजा मोहन ने की है कि इंडिया की जो मल्टी अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है उसमें फोर्थ फेज़ चल रहा है, जिसमें फर्स्ट फेज़ था किसी के साथ भी नॉन अलाइनमेंट, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, किसी भी पावर ब्लॉक का साथ नहीं देंगे। सेकंड में हमने थोड़ा सा सोवियत यूनियन के टिल्ट किया। थर्ड फेज़ में हमने थोड़ा सा यूएस का टिल्ट किया क्योंकि हम सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका था। और फोर्थ फेज़ एक तरह से मल्टी अलाइनमेंट का फेज़ है, अब हम सबके साथ डील कर रहे हैं। लेकिन खासकर क्वाड को हम इसलिए मजबूत कर रहे हैं क्योंकि चाइना जो है वो असर्टिव हो गया है। ठीक है, तो ये फोर फेजेस डिस्कस किए हैं सी राजा मोहन जी ने अपने आर्टिकल में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का टॉपिक क्यों न्यूज़ में आया है, क्योंकि हमारे जो फ्यूजिटिव बिजनेसमैन है विजय माल्या, उनका केस जो है वो चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है यूनियन गवर्नमेंट को कि 6 वीक्स में आप रिपोर्ट फाइल कीजिए कि कितनी प्रोग्रेस बन चुकी है यूनाइटेड किंगडम से विजय माल्या को इंडिया वापस लाने में। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ टर्म्स क्योंकि यूज़ किए हैं तो हम इसमें देख लेते हैं एक्स्ट्राडिशन होता क्या है। अब बेसिकली ये ना एक लीगल प्रोसेस होता है जिसके जिसके यूज़ करके एक पर्सन को दूसरे वन कंट्री से दूसरी कंट्री में बिना उसकी परमिशन के भेजा जाता है। ठीक है, अब ये याद रखना, विदाउट द पर्सनस कंसेंट। अब विजय माल्या को अगर यूके इंडिया भेजेगा तो यूके को विजय माल्या की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, वो उनके कंसेंट के अगेंस्ट भी उसे इंडिया भेज सकते हैं। ठीक है, अब ये एक जुडिशियल प्रोसेस होता है। ठीक है, यूके में आप देख रहे हो ना कि विजय माल्या जो है वो जुडिशरी का यूज़ कर रहे हैं, अगर वो केस हार जाएंगे तो उनको इंडिया में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जुडिशियल प्रोसेस होता है, डिपोर्टेशन नहीं होता। डिपोर्टेशन में तो क्या होता है कि आप यहाँ से कुछ क्राइम करके गए, आप लंदन एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ कौन होती हैं? वो जो वहाँ की गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ होती हैं, वो जुडिशरी की अथॉरिटी तो होती नहीं है, वो वहाँ की गवर्नमेंट अथॉरिटी होती हैं, तो गवर्नमेंट को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ ही वो आपका वीज़ा चेक करेंगे, आपका पासपोर्ट चेक करेंगे और अगर देखेंगे कि आपने कुछ क्राइम किया है तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, या फिर आपके वीज़ा में कुछ इश्यूज़ होंगे तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो वो होता है एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। जुडिशियल प्रोसेस क्या होता है कि वो वहाँ पर एंटर कर गए हैं, ज अब वो वहाँ पर जुडिशरी ही डिसाइड करेगी कि उनको एक्स्ट्राडिट करना है इंडिया में या नहीं। ठीक है, अब इंडिया जो ये एक्स्ट्राडिशन जो होती है वो उसके लिए ट्रीटी की जाती है दो कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, जैसे इंडिया और यूके के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगी, तभी वो फॉरेन गवर्नमेंट जो है इंडिया को जो ऐसे अक्यूज्ड है उनको भेजेगी। ठीक है, अब इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट इन ट्रीटीज़ को रेगुलेट करता है। अब ये इंडिया में जब एक्स्ट्राडिट होकर आ रहे हैं लोग, उसके लिए भी इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट ही सॉल्यूशन देता है। और इंडिया से अगर हमें किसी कंट्री में उनके फ्यूजिटिव्स को भेजना है तो उसके लिए भी इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट में ही प्रोविजंस है। ठीक है, अब इसके लिए अब यह बात याद रखना क्योंकि ट्रीटी बिटवीन इंडिया और जो दूसरी कंट्री है वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसी के अंदर फ्यूजिटिव की बात हो रही है तो हम देख लेते हैं। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट आया था 2018 में। तो गवर्नमेंट ने जब देखा कि ये विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे जो बिजनेसमैन है वो भगोड़े भाग रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए उनके ऊपर नकेल कसने के लिए गवर्नमेंट एक्ट लेके आई थी, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, जिसमें प्रोविजंस थे कि एक पर्सन जो कि ऐसे क्राइम में, ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंस में इन्वॉल्व होगा जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 100 करोड़ से ऊपर होगी और वो कंट्री से बाहर भाग जाएगा और वापस नहीं आने को कहेगा कि हाँ मैं नहीं आना चाहता, उसके फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स डिक्लेयर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, अब होगी कैसे वो प्रक्रिया? एक एप्लीकेशन मूव की जाएगी स्पेशल कोर्ट में। अब वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब याद रखना कि कौन सा स्पेशल कोर्ट? पीएमएलए। पीएमएलए का जो कोर्ट होते हैं उसमें एप्लीकेशन मूव की जाएगी, चाहे वो सीबीआई करेगी, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगा या कोई भी और अथॉरिटी करेगी, तो वो पीएमएलए एक्ट के तहत ही इस फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के साथ डील करेगी। ठीक है, तो अब वो जब एप्लीकेशन देंगे
तो ये एप्लीकेशन मिलने के बाद स्पेशल कोर्ट उस पर्सन को नोटिस भेजेगा कि अगर आप 6 हफ्ते के अंदर अंदर आप ना आए, आप इंडिया वापस ना आए और आप हमारे इस प्लेस पर ना आए, चाहे वो कोर्ट हो सकता है या कोई और भी प्लेस हो सकती है इंडिया की टेरिटरी में, अगर आप ना आए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स डिक्लेयर किया जाएगा। अगर तो वो 6 हफ्ते के अंदर वो पर्सन इंडिया वापस आ जाता है और कोर्ट के सामने अपेयर हो जाता है, तो वो प्रोसीडिंग्स जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करने की, वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगी और वो पर्सन का नॉर्मल केस चलता रहेगा, ठीक है। अगर वो पर्सन 6 हफ्ते में भी नहीं आता है तो उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करने की प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी जाएंगी, ठीक है। अब ये याद रखना कि जब जो अथॉरिटीज़ हैं एप्लीकेशन डाल रही होती हैं स्पेशल कोर्ट में, उस टाइम पर भी वो जो हमारे अक्यूज़्ड हैं उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती हैं। सिर्फ़ 6 हफ़्ते के बाद ही नहीं, साथ के साथ ही जब वो एप्लीकेशन दे रही हैं उसके साथ ही वो प्रोविज़नली मतलब टेम्परेरी पीरियड के लिए अटैच कर सकती हैं प्रॉपर्टीज़ को, और वंस जब वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया तब तो वो परमानेंटली सारी प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर लेंगे और उसके खिलाफ कोई भी जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है वो खुद या उनकी कोई कंपनी कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि आप हमारी प्रॉपर्टी जो है उससे छोड़ो या फिर उसके खिलाफ हमें कुछ पे किया जाए, ठीक है। गवर्नमेंट उसकी पूरी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी और उसको आगे सेल करने कर लेगी या फिर उसको ऑक्शन करने की प्रक्रिया में शुरुआत कर देगी, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट था। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। इसके लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और एमसीक्यूज़ और एडिटोरियल्स जो है वो पीडीएफ से पढ़ लेना। We'll meet tomorrow with new topics. Until then, goodbye and thank you.